हेलो एवरीवन, क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 8। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में 8 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें अब तक हमने 2 पद पढ़े। इसमें हमने क्या पढ़ा, कवि ने क्या बताया, कवि कुंवर नारायण जी ने, कि चिड़िया के उड़ान की भी एक निश्चित सीमा होती है, फूलों के खिलने का भी एक निश्चित समय होता है और एक समय ऐसा आता है कि फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है। लेकिन कवि द्वारा रचित कविताएं, उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। कविता का क्षेत्र जो है वो क्या है, असीम। यहाँ तक हमने अब पढ़ा। देखिए कवि ने क्या कहा, पहले पद में क्या बताया कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि ने बताया कि कविता कवि के हृदय के भावों एवं कल्पनाओं की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव तथा विचार आते रहते हैं। कविता की उड़ान जो है वो क्या है, असीमित, अर्थात उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं। कवि की कल्पना असीम है और अनंत होती है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पद में मैंने आपको बताया कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए इसमें कवि ने क्या बताया कि कविता इस प्रकार खिलती अर्थात विकसित होती है जैसे फूल खिलता है, पल्लवित होता है, विकसित होता है। फूल की तरह कविता में भी नए नए रंग सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर घर में सुगंध और सुषमा को भर देता है, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। देखिए बेटा, आज कवि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनकी लिखी गई कविताओं को पढ़ रहे हैं। हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद और बच्चे पढ़ेंगे, तो कविता जो है वो बिना मुरझाए महकती रहती है। तो कवि ने क्या बताया, चिड़िया के उड़ने की भी एक निश्चित सीमा होती है। फूलों का खिलना, फूल खिलता है और मुरझा जाता है। मुरझा जाने के बाद फूल में से भी एक समय ऐसा आता है खुशबू समाप्त हो जाती है, लेकिन कवि द्वारा रचित कविताएं अनंत काल तक ज्यों के त्यों विकसित रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा मैंने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था। अब इससे आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इसमें देखिए कवि कुंवर नारायण जी ने क्या बताया है कि इस कविता को बच्चों के खेल के समान सुंदर बताया है। कवि कुंवर नारायण ने कविता को बच्चों के खेल के समान सुंदर बताया है। क्या बताया है, कवि कहता है कि बच्चे के खेल के समान है कविता। कवि बच्चों के खेलों के समान शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों एवं मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी घरों के समान रूप से खेलते हैं और अपने पराये का भेदभाव नहीं करते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इस घर उस घर, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कवि की कविता में भी शब्दों का खेल है। ठीक है, कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के
बाहरी संसार के तथा अपने पराये सभी घरों के या मानव के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। वह सभी को समान मानकर सार्वकालिक भावों में वाणी देता है। वह क्लियर। देखिए कवि ने क्या कहा। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि द्वारा रचित कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेलों के समान अपने शब्दों की क्रीड़ा करने लगता है। इस प्रकार वह अपने शब्दों के द्वारा नए नए भाव व मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं, अपने घर से दूसरे घर, कभी बाहर कभी भीतर आ जाते हैं। बच्चों के खेल में कोई सीमा, कोई निश्चित बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का ही खेल है। ठीक है। कवि शब्दों के माध्यम से, कविता क्या है? कवि द्वारा रचित शब्दों का एक खेल। जैसे बच्चे एक समय में बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। बच्चों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। बच्चे किसी तरह का किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। इसी तरह कविता के भी कोई अपने कवि ने बताया, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का ही खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार तथा अपने पराये सभी घरों के या मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं। वह सभी को अपना मानकर सार्वकालिक भावों में वाणी देते हैं। ठीक है। अब इसमें विशेष में क्या आएगा? जिस प्रकार बच्चे भेदभाव को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करते हैं। देखिए बेटा, बच्चों के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। बच्चों के लिए सभी समान हैं। बच्चे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार कविता भी सभी श्रोताओं, सभी सुनने वालों के लिए, पाठकों, सभी पढ़ने वालों के लिए बिना पक्षपात के प्रभावित अर्थात मनोरंजन करती रहती है। जैसे बच्चे किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता भी पक्षपात रहित होकर सभी का मनोरंजन करती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। इस पाठ में दो पार्ट थे। एक तो कविता के बहाने आपका क्लियर हो गया, जिसमें कवि ने कविता को चिड़िया का, फूलों का और बच्चों का उदाहरण देकर समझाया है। ठीक है। जैसे कवि ने कहा, बिना मुरझाए कौन महकता है और क्यों। देखिए, फूल खिलकर कुछ समय बाद मुरझा जाता है। मुरझा जाने पर उसकी महक भी, जब फूल खिलता है उस समय उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और धीरे धीरे एक समय आता है फूल मुरझा जाता है। मुरझा जाने के बाद फूल में से उस तरीके से खुशबू नहीं आती। कविता कभी नहीं मुरझाती, अर्थात कविता सदा अपने भावगत सुगंध को बिखेरती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि कविता की कल्पना ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए महकती रहती है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, उसकी खुशबू भी समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। वह अनंत काल तक जीवित रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बच्चे उन्हीं कविताओं को पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण जी हमें क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? इस पाठ के माध्यम से कवि का क्या उद्देश्य है? देखिए, कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों से भी अधिक उड़ान और विकास वाली होती है। देखिए, कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायिनी होती है। इस तरह कविता की महकता जो है वो सर्वोपरि है, परंतु आज के युग में यांत्रिकता के दबाव से कविता के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए कवि ने कविता की प्रासंगिकता बनाए रखने का संदेश दिया है। ठीक है बेटा, ये कविता के बहाने पाठ कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बात सीधी थी पर। ठीक है, ये वाला पद हम स्टार्ट कर रहे हैं। बात सीधी थी पर कवि क्या कह रहे हैं?
बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा। बात सीधी थी पर एक बार, चक्कर प्रभाव, ठीक है। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में, भाषा के प्रभाव में, पेचीदा, जटिल या कठिन, पेचीदा, जटिल, टेढ़ी फंस गई अर्थात उलझ गई, ठीक है। उल्टा पलटा बदला, ठीक है। तोड़ा मरोड़ा, नए ढंग से बताना, तोड़ा मरोड़ा, नए ढंग से बताना। देखिए पेचीदा, जटिल या कठिन, ठीक है, जटिल या कठिन, तोड़ा मरोड़ा, नए ढंग से, उल्टा पलटा बदला, टेढ़ी फंस गई, उलझ गई, टेढ़ा फंसना, उलझ गया है। देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रसंग में क्या आएगा। कवि प्रस्तुत पद्यांश, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, प्रसंग में हमें पुस्तक का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम और कवि क्या कहना चाहता है। क्लास 12th RBSE डियर स्टूडेंट, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आपका एक क्वेश्चन प्रसंग सहित व्याख्या लिखने के लिए आती है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रसंग में क्या लिखना होता है, भावार्थ में क्या करना होता है और विशेष में क्या। देखिए इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से ली गई है। इसमें सीधी बात को चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होने से भाव अभिव्यक्ति अस्पष्ट होने का वर्णन किया है। देखिए इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि बात सीधी थी, सीधी बात को चमत्कारिक ढंग से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके भाषा का प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति अस्पष्ट होने लगी, उसका वर्णन कवि कुंवर नारायण ने इसमें किया। कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप से सीधी सादी भाषा में अपनी तरफ से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। क्लिष्ट शब्दों, कठिन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा का जो मेन भाव है, भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। इसी का वर्णन कवि कुंवर नारायण ने इसमें किया। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी। कवि क्या कह रहे हैं, मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण जी क्या कह रहे हैं कि मेरी समझ में बात सीधी थी, मैं कहना चाहता था सीधी सादी बात, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में उसकी सरलता समाप्त हो गई। कवि क्या कह रहे हैं, बात सीधी थी पर एक बार, कवि कह रहे मैं जो बात कहना चाह रहा था बिल्कुल सीधी और स्पष्ट थी, पर भाषा के चक्कर में, लेकिन मैं उसे और बढ़िया बनाने के चक्कर में भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य कवि कह रहा है कि आश्चर्य है कि शब्द जाल में सरल भाषा भी जटिल हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि उसे बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को काट छाट कर आगे पीछे किया। देखिए जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में, भाई उसे मैं सही तरीके से समझाऊं, स्पष्ट करूं, भाषा को थोड़ा उल्टा पलटा, शब्दों को मैंने
उल्टा पलटा, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा। कवि क्या करे, मैंने शब्दों की काट छाँट की। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि सीधी बात सरलता से व्यक्त हो सके, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कह रहे हैं, अब मुझे ये लग रहा था कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए। या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या भाषा के जंजाल से मेरी बात निकल कर बाहर आए। परंतु ये दोनों बातें नहीं हो सकी, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि क्या कह रहे हैं कि बात और भी अधिक जाल में उलझकर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में सीधी बात और भी जटिल हो गई। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं सीधी बात, जो मेरी सीधी सादी बात थी, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके सीधी बात भी मेरी उलझकर रह गया था। तो सीधी सादी बात को भी मैं स्पष्ट तरीके से नहीं समझा सका। देखिए, काव्य रचना में शब्दों की तोड़ मरोड़ को गलत बताकर सरल सुबोध भाव व्यक्ति का श्रेष्ठ माना है। ठीक है, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना। ठीक है, भाषा के चक्कर में निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए बेटा, क्लियर हुआ आपको? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में, कई बार यही होता है कि हम सीधी सादी भाषा को भी हम सोचते हैं इसे और अच्छा बना दें। ठीक है, उस अच्छे के चक्कर में हम सीधी सरल स्पष्ट बात को भी पेचीदा बना देते हैं, और जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो क्लियर तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम नहीं समझा सकते। सीधी बात भी हमारी क्या हो जाती है, भाषा के चक्कर में जटिल हो जाती है। यही कवि कुंवर नारायण ने इसमें समझाया कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, शब्दों को उल्टा पलटा, भाषा को, शब्दों को घुमाया फिराया कि बात बने या भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या हो गई, और भी बात पेचीदा होती चली गई। पेचीदा अर्थात बात और भी कठिन हो गई और अब समझाना आसान नहीं था। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। इसके 3 पद और हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी। जितना समझाया इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। डेली की वीडियो आप डेली देखो। ओके, थैंक यू बेटा।